हैं। कई लेटेस्ट अपडेट्स आज इस बुलेटिन में हम आपके साथ साझा करने वाले हैं। देखिए, विशेष तौर से स्कूलों को लेकर बड़ी अपडेट लेकर आए हैं, क्योंकि लगातार तापमान में बढ़ोतरी होती जा रही है, जिस वजह से डिमांड उठ रही थी कि गर्म इलाकों में स्कूलों को बंद किया जाए। आखिरकार किस जिले में स्कूल बंद कर दिए गए हैं, ये आदेश क्योंकि जारी हो चुके हैं। और दूसरी बड़ी बात करना चाहेंगे उन जिलों से जुड़ी भी जहां पर स्कूल टाइमिंग को लेकर बदलाव किया गया है। जिला उपायुक्त और डेप्यूटी डायरेक्टर्स पर क्योंकि अब ये बात छोड़ दी गई है, तो किस जिले में स्कूल बंद ही कर दिए गए हैं अगले 2 दिन के लिए, ये आपको बताएंगे। और कितने ऐसे जिले हैं जहां पर केवल स्कूल के समय में बदलाव किया गया है, और सुबह कितने बजे से लेकर अब ये स्कूल छात्रों के लिए शुरू होगा, दोपहर कितने बजे तक चलने वाला है, ये जानकारी भी हम आपके लिए लेकर आए हैं। तीसरी बात करना चाहेंगे हिमाचल में वोटिंग को लेकर, तो अगले कल से प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। हालांकि मतदान 1 जून को होना है, लेकिन उससे पहले पोस्टल बैलेट के माध्यम से और इसके अलावा जो होम वोटिंग रहती है उसे लेकर ये प्रक्रिया शुरू होने जा रही है। कितने ऐसे वोटर्स हैं जो कि होम वोटिंग या फिर पोस्टल बैलेट के माध्यम से वोट देने वाले हैं। शुरुआत मौसम से करना चाहेंगे, क्योंकि आज भी गर्मी काफी ज्यादा महसूस की गई है, लेकिन शाम के वक्त लू से निजात लोगों को मिल गई। और कारण इसका ये है कि कुछ एक जगहों पर बारिश हुई है, तो कहीं आंधी तूफान चलने का मामला भी सामने आया है, जिस वजह से हल्की सी निजात जरूर बारिश से मिली है लोगों, गर्मी से मिली है लोगों को। हालांकि अगर हम शिमला सिटी की बात करें तो यहाँ भी कुछ देर पहले आंधी तूफान और बारिश लगी हुई थी, काफी ज्यादा जोरों से यहाँ पर बारिश देखी गई है। वैसा ही हाल शिमला से ऊपरी क्षेत्रों में भी बना रहा है, लेकिन कुछ ही क्षणों के लिए ये बारिश हुई, उसके बाद फिर से धूप खिल गई है। और आज सुबह से लेकर दोपहर तक की बात करें तो तेज धूप खिली हुई थी, गर्मियां काफी ज्यादा बढ़ गई हैं, तापमान में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और देखिए 44 डिग्री सेल्सियस अब ये टेम्परेचर जा पहुंचा है ऊना में और हमीरपुर की नेरी में सबसे ज्यादा, क्योंकि तापमान दर्ज किया जा रहा है, तो देखा जा सकता है कि तकरीबन 44 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज हुआ है इन दोनों ही जगहों पर। इसके अलावा बिलासपुर, कांगड़ा और ऊना के बाकी क्षेत्रों में भी तापमान में काफी ज्यादा बढ़ोतरी हुई है, जिस वजह से लोग काफी ज्यादा परेशान भी चल रहे हैं। लेकिन हल्की सी राहत जरूर मिली जब बारिश की हल्की बूंदें हुई, लेकिन ये भी मैदानी इलाकों में नहीं हुई है, जिस तरह की जानकारी हमारे समक्ष आई है। महज ये पर्वतीय क्षेत्रों में और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में ही हुई है, यानी कि उच्च पर्वतीय क्षेत्रों में और मध्य पर्वतीय क्षेत्रों में ही आंधी तूफान बारिश चलने का सिलसिला अभी कुछ क्षण पहले जारी था। हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय की ओर से क्लर्क और प्रूफ रीडर के पद के लिए लिखित परीक्षा और टाइपिंग टेस्ट का शेड्यूल जारी कर दिया गया है। दरअसल जो दिन इसके लिए निर्धारित हुआ है वो 26 मई है। हालांकि ये जानकारी हाईकोर्ट की वेबसाइट पर भी उपलब्ध करवा दी गई है, उम्मीदवार वहां जाकर भी चेक कर सकते हैं। 116 के करीब ये उम्मीदवार हैं जिन्हें लेकर जानकारी दी गई है, और उम्मीदवारों को हालांकि यहाँ पर SMS भी भेज दिए गए हैं उनके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर, और मेल के जरिए भी ये जानकारी उन तक पहुंचा दी गई है। ये हाईकोर्ट के ऑडिटोरियम में ही क्योंकि लिखित परीक्षा कंडक्ट करवाई जाएगी 26 मई, जैसा कि हमने कहा, इसके लिए तारीख तय हुई है। और क्लर्क और प्रूफ रीडर के पद भरने के लिए ये क्योंकि यहाँ वैकेंसीज निकाली गई थी। एक और दर्दनाक हादसा पेश आया है, ये कांगड़ा के देहरा में पति पत्नी ने अपनी जान गंवा दी। दरअसल पौंग बांध घाटी में स्थित शिव मंदिर में दर्शन करने के लिए ये परिवार आया था, जिसमें माता पिता और उनका बच्चा भी था और एक अन्य व्यक्ति भी इनके साथ मौजूद था। और शिव मंदिर तक पहुंचने के लिए ये सभी ट्रॉली में बैठ गए, लेकिन जैसे ही ट्रॉली में बैठे तो बीच रास्ते में ही ट्रॉली की लिफ्ट टूट गई थी, जिस वजह से रैंप के साथ जाकर ट्रॉली टकरा गई और ये चारों सवार व्यक्ति उससे नीचे गिर गए। पति पत्नी की मौत मौके पर ही हो गई थी, उनका बच्चा घायल बताया जा रहा है, अस्पताल में उसका उपचार चल रहा है, और एक और अन्य व्यक्ति भी इनके साथ मौजूद था ट्रॉली में, ये भी बहुत बुरी तरह से जख्मी हो गए हैं। लेकिन एक दर्दनाक हादसा कहना चाहेंगे जो कि कल शाम को पेश आया है। दरअसल रविवार को ठीक 5:30 बजे ये दर्शन करने के लिए शिव मंदिर की ओर बढ़ रहे थे, पौंग बांध में जो कि स्थित है। और देखिए, कल्पना भी इन्होंने नहीं की होगी कि ट्रॉली में बैठना इनके लिए इतना ज्यादा खतरनाक भी साबित हो सकता है। ट्रॉली की लिफ्ट टूट सकती है और फिर ये नीचे इस प्रकार से गिर सकते हैं। कुछ एक जिलों में स्कूल का समय बदल दिया गया है, लेकिन एक जिला ऐसा भी सामने आया है जहां अगले 2 दिन तक अब
स्कूल बंद ही रखे जाएंगे, छात्रों को स्कूल जाने की आवश्यकता नहीं है। और ये डिसीजन इसलिए लेना पड़ा है क्योंकि गर्मी काफी ज्यादा बढ़ गई थी। ये ऊना डिस्ट्रिक्ट की हम बात कर रहे हैं। यहाँ प्री प्राइमरी और प्राइमरी कक्षा के छात्रों के लिए स्कूल बंद रहने वाले हैं, फिर चाहे गवर्नमेंट स्कूल्स हैं या फिर प्राइवेट स्कूल्स हैं। ये डीसी की ओर से आदेश जारी कर दिए गए हैं लगातार, क्योंकि इस तरह की डिमांड अभिभावकों की ओर से भी उठाई जा रही थी और डेप्यूटी डायरेक्टर ने भी ये डिमांड उठाई थी कि 21 से 25 मई तक स्कूल बंद होने चाहिए। तो फिलहाल 21 से 25 मई तक तो स्कूल बंद नहीं किए गए हैं, लेकिन 21 और 22 को जरूर यहां पर देखिए स्कूल बंद कर दिए गए हैं। अगले 2 दिन अवकाश रहने वाला है। ऊना जिला में जितने भी सरकारी और प्राइवेट स्कूल्स हैं, ये प्राइमरी और प्री प्राइमरी कक्षाओं से जुड़ी जानकारी हम लेकर आए थे। अब दूसरी बड़ी बात करना चाहेंगे उन जिलों को लेकर जहां केवल समय सारिणी में बदलाव किया गया है, यानी कि स्कूल टाइमिंग में जहां बदलाव हुआ है। तो कांगड़ा में अब 7:30 बजे से लेकर 1 बजे तक ये समय कर दिया गया है, क्योंकि यहां भी लगातार तापमान में बढ़ोतरी होती जा रही थी और लू का सामना छात्रों को, अभिभावकों को करना पड़ रहा था। इस बीच सबसे ज्यादा छात्र पिसते हुए नजर आ रहे थे कि दिन भर अपनी क्लासेस लगाएंगे, उसके बाद जब घर जाने का समय आएगा तो बहुत सारी मुश्किलें उनके समक्ष आ रही थी। इतनी तेज धूप में उन्हें स्कूल से बाहर निकलना भी काफी मुश्किल हो रहा था, तो घर तक पहुंचना तो और भी ज्यादा मुश्किल इनके लिए हो रहा होगा। इसी वजह से ये डिमांड पहले अभिभावकों ने उठाई थी कि समय सारिणी में बदलाव होना चाहिए। तो अब देखिए टाइमिंग को लेकर शेड्यूल बदल दिया गया है। ठीक सुबह 7:30 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक ही कांगड़ा में स्कूल लगने वाले हैं। तीसरी बात हमीरपुर को लेकर करना चाहेंगे। अभी कुछ ही क्षणों में ऑर्डर्स जारी होने वाले हैं, यहां भी समय बदलेगा, यानी कि टाइमिंग में यहां भी बदलाव होने जा रहा है। हो सकता है यहां भी 7:30 बजे से लेकर 1 बजे तक का ही समय रखा जाए, क्योंकि ये केवल अभिभावक छात्र नहीं बल्कि शिक्षकों की ओर से भी राय दी जा रही थी। और उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक के पास जब बहुत सारी अर्जियां पहुंची इस सिलसिले में, तो उन्होंने डेप्यूटी डायरेक्टर्स को अपने स्तर पर आदेश जारी करने के लिए अधिकृत कर दिया था। लेकिन उसके बावजूद भी यहां आज फिर से नए ऑर्डर हुए हैं, जिसमें शिक्षा सचिव राकेश कंवर ने जिला उपायुक्तों को भी इसके लिए अधिकृत किया है। अपने अपने क्षेत्र में मौसम को देखते हुए, तापमान को देखते हुए वो फैसला ले सकते हैं कि स्कूल बंद करने हैं या नहीं करने हैं या फिर समय बदलना है। तो उसके लिए भी उन्हें अधिकृत किया गया है, यानी कि जिला उपायुक्तों को भी इसके लिए अधिकृत किया गया है। वो भी अपने स्तर पर फैसला ले सकते हैं। और उच्च शिक्षा विभाग के निदेशक की ओर से डेप्यूटी डायरेक्टर्स को भी अधिकृत कर दिया गया है कि वो भी एक बार फील्ड ऑफिसर से डिस्कशन कर ले कि आखिरकार तापमान को लेकर क्या स्थिति है। वो भी फिर अपने स्तर पर इसमें फैसला ले सकते हैं। तो देखा जा सकता है जिला ऊना के लिए ये जिला उपायुक्त की ओर से ही डिसीजन लिया गया है, जो कि स्कूल्स वहां पर प्राइमरी और प्री प्राइमरी कक्षाओं के बंद किए गए हैं। गर्मी काफी ज्यादा हो गई थी, 44 डिग्री सेल्सियस देखा जा सकता है तापमान आज भी वहां पर दर्ज किया गया है, जिसके बाद ये बड़ा फैसला निकलकर सामने आया है। और कांगड़ा में समय बदल गया है, 7:30 बजे से लेकर 1 बजे तक ही स्कूल लगेंगे। कांगड़ा, ऊना, हमीरपुर, बिलासपुर और सोलन, पांवटा साहिब, नाहन और सिरमौर एरिया ऐसा है जहां पर सबसे ज्यादा गर्मी इस वक्त हो रही है। हालांकि कुछ क्षण पहले जो बारिश हुई है, हल्की सी निजात जरूर गर्मी से मिली है, लेकिन आने वाले 6 दिनों में अभी मौसम साफ ही बना रहेगा। काफी गर्मी होने जा रही है। ये भी बात आज मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक की ओर से कही गई है कि तापमान में बढ़ोतरी होगी। देखिए, कंगना को गो बैक के नारे आज लगे हैं। मंडी संसदीय सीट से भाजपा प्रत्याशी है कंगना रनौत और ये लाहौल स्पीति, जो कि जनजातीय क्षेत्र है, लाहौल स्पीति के काजा में गई थी जनसभा को संबोधित करने के लिए। अभी इनका काफिला सभा स्थल की ओर बढ़ ही रहा था कि बीच रास्ते में ही वहां के स्थानीय लोगों ने इन्हें रोक दिया, गो बैक के नारे लगाए और तो और काले झंडे भी दिखाए। कांग्रेस के ये कार्यकर्ता थे, इस तरह का आरोप भाजपाइयों की ओर से लगाया जा रहा है। हालांकि कांग्रेस का ये मानना है कि वहां की आम जनता थी, ये कोई कांग्रेस के कार्यकर्ता नहीं थे। लेकिन जिस तरह से गो बैक के नारे लगे हैं, काले झंडे दिखाए गए हैं कंगना रनौत को, उसके बाद तेजी से ये फोटोज और वीडियोज भी काफी ज्यादा सोशल मीडिया पर वायरल होते हुए नजर आ रहे हैं और कई तरह के सवाल भाजपा प्रत्याशी पर भी उठाए जा रहे हैं। हाल ही में कंगना रनौत की ओर से एक टिप्पणी की गई थी दलाई लामा को लेकर। दरअसल उन्होंने एक अपशब्द का इस्तेमाल कर दिया था, जिसके बाद बौद्ध समुदाय की भावनाओं को काफी ज्यादा ठेस पहुंची है और उसी का ये परिणाम निकलकर सामने आया है कि गो बैक के नारे काजा में कंगना रनौत के लिए लगाए गए, काले झंडे भी इन्हें देखकर वहां पर दिखाए गए हैं और काफी देर तक कुछ ऐसा माहौल वहां पर बना रहा, क्योंकि भाजपा के कार्यकर्ता भी साथ जा रहे थे। जैसे ही स्थानीय लोगों ने काले झंडे दिखाए तो हल्की सी झड़प भी भाजपा के कार्यकर्ताओं के बीच और स्थानीय लोगों के बीच हो गई थी। लेकिन इस सब के बाद मंत्री विक्रमादित्य सिंह की ओर से भी टिप्पणी सामने आई है।
देखिए, विक्रमादित्य सिंह ने साफ शब्दों में ये कहा है कि हालांकि उन्हें इस पूरी बात की जानकारी नहीं है आज वहां पर क्या हुआ क्या नहीं हुआ, लेकिन जो टिप्पणी दलाई लामा पर की गई है कंगना रनौत की ओर से, उस पर उन्हें माफी मांगनी चाहिए। बौद्ध समुदाय की भावनाओं को उन्होंने ठेस पहुंचाई है और बिना शर्त के उन्हें यहाँ पर माफी मांगना जरूरी है। ये इसलिए क्योंकि कोई भी धर्म हो, उनके गुरु को इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करने की इजाजत किसी को भी नहीं है। तो फिलहाल अब क्या कुछ होता है ये हम देखेंगे आने वाले समय में, लेकिन नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से भी इसमें पलटवार किया गया है कांग्रेस पर, और साथ ही साथ कांग्रेस पार्टी को घेरते हुए उन्होंने ये भी कहा है कि ये कोई और नहीं, कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे। दरअसल जहां जनसभा के लिए इजाजत ली गई थी, यानी कि जिस स्थान पर जनसभा के लिए भाजपा ने इजाजत ली थी, उसी स्थान पर कांग्रेस की ओर से भी ली गई। और जब भाजपा का काफिला वहां से वापस लौट भी रहा था तो कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने पथराव किया। ये भी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर की ओर से आरोप लगाया गया है। और जब ये पथराव हो रहा था तो उस स्थिति में एक भाजपा के कार्यकर्ता के पांव में भी गहरी चोट लग गई है, और इसी के खिलाफ अब चुनाव आयोग में शिकायत करने के लिए भाजपाई पहुंचने वाले हैं। हालांकि समय 5:30 बजे का रखा गया था। ठीक 5:30 बजे दल बल के साथ ये चुनाव आयोग में पहुंचने वाले थे कि आज जो कुछ भी काजा में हुआ वो ठीक नहीं हुआ लगातार, क्योंकि भाजपा का ये मानना है और यही कहना है कि वहां पर ये कांग्रेस के ही कार्यकर्ता थे जिनकी ओर से पथराव भी किया गया, जिनकी ओर से काले झंडे भी दिखाए गए और गो बैक के नारे लगाने वाले भी यही थे। और साथ ही साथ जब पहले भाजपा ने जनसभा के लिए उस स्थान पर अनुमति ले ली थी तो कांग्रेस ने भी आखिरकार वही स्थान क्यों चुना। तो ये पहले से लेकर षड्यंत्र तय किया जा रहा था। इसकी शिकायत वो चुनाव आयोग में करेंगे, ये नेता प्रतिपक्ष ने पहले ही कह दिया था। और ठीक 5:30 बजे अपने पूरे दल बल के साथ भाजपाई आज चुनाव आयोग पहुंचने भी वाले थे। हालांकि इसे लेकर जो भी फ्रेश अपडेट हमारे पास आई हो वो हम आपके साथ बिल्कुल साझा करने वाले हैं। देखिए, डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने भी नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर पर बड़ा तंज कसा है आज इन्होंने सिराज में, क्योंकि जनसभा संबोधित की और बड़ी बात ये कह दी है कि अपनी कंस्टिट्यूएंसी में भी जयराम ठाकुर तो विकास नहीं करवा पाए। अब 15 महीने ही हुए हैं उन्हें नेता प्रतिपक्ष बने हुए, लेकिन लग रहा है कि सीएम बनने के लिए वो और ज्यादा बेताब हो गए हैं। जब मैं नेता प्रतिपक्ष था तो मैंने पूरे 5 साल तक अपना दायित्व निभाया था, लेकिन जयराम ठाकुर इसकी भूमिका अदा नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि उन्हें तो सीएम बनने की होड़ है, लेकिन अब वो सीएम नहीं बन पाएंगे, ये भी दावा मुकेश अग्निहोत्री ने किया है। और ऐसा इसलिए उनका मानना था कि जब जयराम ठाकुर को मुख्यमंत्री बनाया भी गया था तो हेलीकॉप्टर में ही ये घूमते रहे, सड़कों पर गए नहीं, इसीलिए इतनी बदहाल स्थिति में उनके विधानसभा क्षेत्र की सड़कें भी हैं। एक बड़ी स्टेटमेंट कहना चाहेंगे जो जयराम ठाकुर के खिलाफ यहां डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री ने दी है। दूसरी बड़ी बात उन्होंने ये भी कही कि जिस प्रत्याशी के लिए प्रचार प्रसार नेता प्रतिपक्ष कर रहे हैं वो तो पहले ही अपना रिटर्न टिकट भी साथ लेकर आई है। ये तो नहीं लगता कि 5 जून तक का भी कंगना इंतजार करेंगी, बल्कि 1 जून को ही यहां से वापस मुंबई के लिए रवाना होने वाली है। दावा मुकेश अग्निहोत्री की ओर से किया गया है अगर आम लोगों के बीच कोई रहेगा तो वो विक्रमादित्य ही रहेंगे, कंगना नहीं रुकने वाली है, इसीलिए तो पहले ही अपने साथ रिटर्न टिकट भी साथ लेकर आई हैं। तो आज कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स मुकेश अग्निहोत्री की ओर से भी दी गई है। मिड डे मील वर्कर्स को लेकर एक जानकारी देना चाहेंगे, क्योंकि सेंटर से इनकी ग्रांट रुक गई है, जिस वजह से पिछले 2 महीने से इनका मानदेय नहीं दिया गया है स्टेट और सेंटर दोनों की ओर से, क्योंकि इसमें हाफ शेयर रहता है, फिर जाकर इनकी अदायगी होती है। लेकिन सेंटर की ओर से जो ग्रांट रुकी है उसके बाद तकरीबन 2 महीने हो गए हैं, मानदेय इनका नहीं मिल रहा है और 18,000 के करीब इनकी संख्या है। पिछले 20 वर्षों से अपनी सेवाएं दे रहे हैं, बार बार इन्हें ऐसी ही परिस्थितियां देखनी पड़ती हैं, इसलिए अब जल्दी इनका वेतन मिल जाना चाहिए, ये मांग इन्होंने उठाई है, क्योंकि इस वक्त गुजारा करना भी बहुत मुश्किल इनके लिए हो रहा है। देखिए, कल से वोटिंग शुरू होने वाली है। मतदान की तारीख बेशक ही 1 जून को हो, लेकिन होम वोटिंग और पोस्टल बैलेट से मतदान के लिए कल से प्रक्रिया शुरू हो रही है। और ये मुख्य निर्वाचन अधिकारी मनीष गर्ग ने बताया कि 85 वर्ष से अधिक आयु तथा 40% से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांगजन मतदाताओं की सुविधा के लिए भारत निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव 2024 में होम वोटिंग की सुविधा प्रदान की है। अनिवार्य सेवाओं पर तैनात कर्मचारियों को गृह आरओ एआरओ कार्यालय पर स्थापित पोस्टल वोटिंग सेंटर के माध्यम से मतदान करने की सुविधा उपलब्ध होने वाली है। 60,835 में से 32,370 मतदाताओं से प्रपत्र 12D भरकर प्राप्त हुए हैं और अभी तक इस श्रेणी के 25,958 मतदाताओं के प्रपत्र निर्वाचन विभाग द्वारा स्वीकार कर लिए गए हैं।
कल 57,775 दिव्यांगजन मतदाताओं में से 13,554 मतदाताओं के प्रपत्र निर्वाचन विभाग को प्राप्त हुए और अब तक 9,394 के प्रपत्र स्वीकार कर लिए गए हैं। ये एक आंकड़ा हम आपके लिए लेकर आए थे, अभी कितने मतदाता हैं और कितनों की वोटिंग होने वाली है। दूसरी बात करना चाहेंगे, हाईकोर्ट की ओर से जो फटकार लगाई गई है राज्य सरकार को। दरअसल मेडिकल कॉलेजेस की स्थिति को देखते हुए चिंता व्यक्त की है हाईकोर्ट ने, और विशेष तौर से ट्रॉमा सेंटर का जो ढांचा इस वक्त बना हुआ है, फिर चाहे आईजीएमसी की बात करें, मेडिकल कॉलेज चंबा की बात करें, टांडा मेडिकल कॉलेज में भी क्योंकि ऐसे ही हालात हैं, तो मरीजों को कई परेशानियों से रूबरू होना पड़ रहा है। अब ये भी हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है कि 2023 और 9 मार्च को ही लोकार्पण किया गया था ट्रॉमा सेंटर का मुख्यमंत्री सुक्खू की ओर से, लेकिन अभी तक शुरू ही नहीं हो पाया है क्योंकि अभी तक मशीनरीज वहां पूरी नहीं पहुंची है, उपकरण मौजूद नहीं है। तो स्वास्थ्य सेवाओं की ओर कम ही रुचि सरकार दिखा रही है। ये गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए, जिसके चलते कुछ एक आदेश यहां पर जारी हुए हैं क्योंकि ट्रॉमा सेंटर सुचारू नहीं बनाए गए हैं। इसलिए ये जरूरी है कि एक बैठक उससे पहले संबंधित विभाग आपस में करे और ये सेवाएं मरीजों को मिल सके। कोर्ट ने चिकित्सा बुनियादी ढांचे को मजबूत प्रदान करने के लिए मुख्य सचिव को स्वास्थ्य, वित्त, लोक निर्माण, फायर सेफ्टी विभाग और अन्य संबंधित विभागों के मुखिया की एक संयुक्त बैठक बुलाने के आदेश दिए हैं। यानी कि मुख्य सचिव को इन विभागों के मुखियाओं को बुलाना होगा, उसके बाद एक बैठक लेनी होगी। और कोर्ट ने मुख्य सचिव को शिमला, टांडा और चंबा में ट्रॉमा सेंटरों को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए कदम उठाने पर भी आदेश जारी करने के लिए कहा है। मुख्य सचिव को 19 जून तक स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के आदेश दिए गए हैं।